नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 13। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जागे। राजभवन आबाद हुआ। बरसात में मकानों की मरम्मत न हो सकती थी, इसलिए क्वार तक शहर में ही गुजारा करना पड़ा। कार्तिक लगते ही एक ओर जगदीशपुर के राजभवन की मरम्मत होने लगी, दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। शहर से सामान लद लद कर जगदीशपुर आने लगा। राजा साहब स्वयं एक बार रोज जगदीशपुर आते, लेकिन रहते शहर में ही। रानियां जगदीशपुर चली गई थी और राजा साहब को सब उससे चिढ़ सी हो गई थी। घंटे 2 घंटे लिए भी वहां जाते तो सारा समय कलह गृह में सुनने में कट जाता था और कोई काम देखने की मुहल्लत न मिलती थी। रानियों में पहले ही बचक मच मची हुई थी। राजा साहब ने जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया था। राजा साहब ताकीद करते थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया था कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम न लीजिए, लेकिन यह उसकी शक्ति के बाहर था कि आठों पहरे बैठे रहते। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राजकर्मियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है। जब तक प्याला भर न जाए वह जबान नहीं खोलती। फिर गद्दे के लिए उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और भी कोई न बोलता था। अपना काम तो 12 मास करती ही हैं, मालिक की भी तो कुछ सेवा होनी चाहिए। यह ख्याल करके सभी लोग उत्सव की तैयारियों में लगे हुए थे। सुन रखा था कि राजा साहब बड़े दयालु प्रजावत्सल हैं, उससे लोग खुशी से इस अवसर पर योग दे रहे थे। समझते थे महीने 2 महीनों का झंझट है, फिर तो चैन ही चैन है। रानी साहब के समय की सी धांधली तो उनके समय में न होगी। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़कर काम करते रहे। चक्रधर रोज सवेरे मिलती थी कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह राजा साहब से शिकायत करके उसे असमंजस में डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझाते थे। 15 ही मील का तो रास्ता था, रेलगाड़ी आधे घंटे में पहुंचा देती थी। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे में रोशनी के फाटक बन गए। तिलकोत्सव का विशाल पंडाल तैयार हो गया। चारों तरफ भवन में सफाई और सजावट नजर आती थी। कर्मचारियों को नई वर्दियां बनवा दी गई। प्रातः भर के रईसों के नाम निमंत्रण पत्र भेज दिए गए और रसद का सामान जमा होने लगा। वसंत ऋतु थी। चारों तरफ वसंती रंग की बहार नजर आती थी। राजभवन वसंती रंग से पुताया गया था। पंडाल भी बसंती था। मेहमानों के लिए जो कैंप बनाए गए थे वे भी बसंती थे। कर्मचारियों की वर्दियां भी बसंती थी। 2 मील के घेरे में बसंती ही बसंती था। सूर्य के प्रकाश से सारा कंचनमय हो जाता था। ऐसा मालूम होता था मानो स्वयं ऋतुराज के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बेकार से चल गया था। मजदूरों को भोजन मात्र मिल जाता था। अब नगद रुपए की जरूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार और अंग्रेज हुकूमत की दावत तजावत तो बेगार में न हो सकती थी। कलकत्ते से थिएटर की कंपनी बुलाई गई थी। मथुरा की रासलीला मंडली को न्योता दिया गया था। खर्च का तखमीना 5 लाख से ऊपर था। प्रश्न था ये रुपए कहाँ से आए। खजाने में झंझी कौड़ी थी। असामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय न होता था। यहाँ तक कि केवल 25 दिन और रह गए। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेरखा के साथ सितार का अभ्यास कर रहे थे। राज पाकर उन्होंने अब तक केवल यही एक व्यसन पाला था। वह कोई नई बात करते हुए डरते थे कि कहीं लोग कहने लगे कि ऐश्वर्य पाकर मतवाला हो गया, अपने को भूल गया। वह छोटे बड़े सभी से बोलते और यथाशक्ति किसी पहलू पर भी निगाह न बिगड़ते थे। मेडूखा इस वक्त उन्हें डांट रहे थे। सितार बजाना कोई मुंह का नेवाला नहीं है। दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई ज़रूरी काम है? ठाकुर, जरूरी काम न होता
तो हुजूर को इस वक्त क्यों कष्ट देने आता। मुंशी जी, दीवान साहब तो आते हिचकते थे। मैंने कहा कि इंतजाम की बात में कैसी हिचक, चलकर साफ साफ कहिए। तब डरते डरते आए हैं। ठाकुर, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है और सभी 1 रुपए की कोई सबील तक नहीं हो सकी। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर्ज ले लिया जाए। राजा, हरगिज नहीं। आपको याद है तहसीलदार साहब, मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने उस वक्त तो कर्ज ही नहीं लिया। अब कौड़ी कौड़ी का मोहताज था, कर्ज का तो आप जिक्र ही न करें। मुंशी, हुजूर, कर्ज और फर्ज के रूप में तो केवल जरा सा अंतर है, पर अर्थ में ज़मीन और आसमान का फर्क है। दीवान, तो अब महाराजा का क्या हुक्म देते हैं। राजा, ये हीरे जवाहरात ढेरों पड़े हुए हैं, क्यों न इन्हें निकाल डालिए। किसी जौहरी को बुलाकर इनके दाम लगवाइए। दीवान, महाराजा, इसमें तो रियासत की बदनामी है। मुंशी के घर के जेवर ही तो आबरू है, वे घर से गए और आबरू गई। राजा, हाँ, बदनामी तो जरूर है, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है। दीवान, मेरी तो राय है कि असामियों पर हल पीछे 10 रुपए चंदा लगा दिया जाए। राजा, मैंने अपने तिलकोत्सव के लिए असामियों पर जुल्म न करूँगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही ना हो। दीवान, महाराज, रियासतों में पुरानी प्रथा है, अब असामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति न होगी। मुंशी, गाजे बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा, मैं किस मुंह से उससे रुपए लूँ, गद्दी पर बैठा रहूं, मेरे उत्सव के लिए असामी क्यों इतना जब्र करे। दीवान, महाराज, यह तो परंपरा का व्यवहार है। रियासत भी तो अवसर पड़ने पर हर तरह की सहायता करती है। शादी गर्मी में रियायत से लड़कियां मिलती है, सरकारी चरावर में लोगों की गौएं चराई जाती है, और भी कितनी बातें हैं। जब रियासत को अपना नुकसान उठाकर प्रजा की मदद करनी पड़ती है, तब प्रजा राजा की शादी गमी में क्यों न शरीक हो। राजा, अधिकांश आसामी गरीब है, उन्हें कष्ट होगा। मुंशी, हुजूर, असामियों को जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब वे हैं नहीं। एक एक आदमी लड़के लड़कियों की शादी में हजारों रुपए उड़ा देता है। 10 रुपए की रकम इतनी ज़्यादा नहीं कि किसी को अखर सके। मेरा तो पुराना तजुर्बा है। तहसीलदार था तो हकीमों को डाली देने के लिए बात की बात में हजारों रुपए वसूल कर लेता था। राजा, मैं असामियों को किसी भी हालत में कष्ट नहीं देना चाहता। इससे तो कहीं अच्छी बात होगी कि उत्सव को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट न होगा और लोग खुशी से मदद देंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर वह काम कर सकते हैं। मेरे कानों तक कोई शिकायत ना आए। दीवान, हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हालत में होती ही है, इससे बचना असंभव है। अगर कोई शिकायत न होगी तो यही होगी कि महाराजा साहब की गद्दी हो गई है और हमारा मुंह भी मीठा न हुआ, कोई जलसा तक न हुआ। अगर किसी से कुछ न लीजिए, केवल तिलकोत्सव में शरीक होने के लिए बुलाइए, तब भी लोग शिकायत से बाज न आएंगे। नेवते को तबलीग समझेंगे और रोएंगे कि हम अपने काम धंधे छोड़कर कैसे जाएं। रोना तो उनकी घुट्टी में पड़ गया है। रियासत का कोई नौकर जा पड़ता है, उसे पलके तक नहीं मिलते, और कोई धूर्त जटा बढ़ाकर पहुंच जाता है तो महीनों उसका आदर सत्कार होता है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजाहित के लिए कोई भी काम कीजिए तो उसमें भी लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपए बैठा देने से कोई 5 लाख रुपए हाथ आएंगे। यही रसद वह तो बेगार में मिलती है, उसकी अनुमति की देर है। मुंशी, जब सरकार ने यह कह दिया है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं, तो अनुमति का क्या प्रश्न। इसका मतलब तो इतना गहरा नहीं है कि बहुत डूबने से मिले। आप महाजनों को देखते हैं, मालिक मुनीम को लिखता है, फला काम के लिए रुपया दे दो, मुनीम हीले हवाले करके टाल देता है। हमारी अंग्रेजी सरकार ही को देखिए, ऊपर वाले हुक्काम कितनी मुलायशत से बातें करते हैं, लेकिन उसके महातब खूब जताते हैं किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। चलिए, अब हुजूर को तकलीफ़ न दीजिए। मेरुखा, बस यही समझ लो कि निहाल हो जाओगे। राजा, बस इतना ख्याल रखिए
कि किसी को कष्ट न होने पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसामी लोग सहर्ष आकर शरीक हों। मुंशी, हुजूर का फरमान बहुत वाजिब है। अगर हुजूर सख्ती करने लगेंगे तो उन गरीबों के आंसू कौन पोंछेगा, उन्हें बख्शीश कौन देगा। हुकूमत करने के लिए तो आपके ही गुलाम हैं हम। सूरज जलता भी है, रोशनी भी देता है। जलाने वाले हम हैं, रोशनी देने वाले आप हैं। दुआ का हक आपका है, गालियों का हक हमारा है। चलिए दीवान साहब, अब हुजूर को सितार का शौक करने दीजिए। दोनों आदमी यहाँ से चले तो दीवान साहब ने ऐसा कहा न कि शोरगुल मचे, हमारी जान आफत में फंसे। मुंशी जी बोले, यह सब बोगला भगतपन है। मैं तो रुख पहचानता हूँ, गरीबों का जिक्र ही क्या, हमें कभी एक पैसे का नुकसान हो जाता है तो कितना बुरा मालूम होता है। जिसे आप 10 रुपये लेंगे, क्या वह खुशी से देगा? इसका मतलब यही है कि धड़ल्ले से रुपए की वसूली कीजिए। किसी राजा ने एक आज तक कहा होगा कि प्रजा को सताकर रुपए वसूल कीजिए। लेकिन चंदे जब वसूल होने लगे और शोर मचा तो किसी ने कर्मचारियों की तहबीब नहीं की। यही हमेशा से होता है और यही अब भी हो रहा है। हुक्म मिलने की देर थी, कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही भाग भाग हो गए। फिर तो वह अंधेर मचा कि सारे इलाकों में हुक्मरान मच गया। असामियों ने नए राजा साहब से दूसरी आशाएं बांध रखी थी। यह बला सिर पड़ी तो झल्ला गए। यहाँ तक कि कर्मचारियों के अत्याचार देखकर चक्रधर का भी खून उबल पड़ा। समझ गए कि राजा साहब भी कर्मचारियों के पंजे में आ गए हैं। उनसे कुछ कहना सुनना व्यर्थ है। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियाँ और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितने ही के खेत कटवा लिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियाँ दी जाती थी। जिसने खुशी से दे दिए उसका तो 10 रुपये से ही गला छूटा। जिसने हीले हवाले किए, कानून बघारा, उसे 10 रुपये के बदले 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब ने तेरिया बदल कर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई आसामी शिकायत करने नहीं आया। अब इसको कोई शिकायत नहीं है तो आप उसकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं? चक्रधर, आपको आसामियों का स्वभाव तो मालूम होगा, उन्हें आपसे शिकायत करने का क्यों कर साहस हो सकता है? राजा, यह मैं नहीं मानता। आसामी ऐसे बेसींग की गाय नहीं होते जिसको किसी बात की अखर ही नहीं होती। वह चुपचाप नहीं बैठा रहता। उसका चुपचाप रहना ही इस बात का प्रमाण है कि उसे अखर नहीं है या तो बहुत कम है। आपके पिताजी और दीवान साहब, यही दो आदमी करता धरता है। आप उनसे क्यों नहीं कहते? चक्रधर, तो आपसे कोई आशा न रखूं? राजा, मैं अपने कर्मचारियों से अलग कुछ नहीं हूँ। चक्रधर ने इसका कुछ जवाब न दिया। दीवान साहब या मुंशी जी से इस मामले में सहायता की याचना करना अंधे के आगे रोना था। क्रोध तो ऐसा आया कि इसी वक्त जगदीशपुर चलूँ और सारे आदमियों से कह दूँ, अपने घर जाओ, देखूँ लोग क्या कहते हैं। समिति के सेवके के साथ रियासत में दौरा करना शुरू करूं, देखूं लोग कैसे रुपए वसूल करते हैं। पर राजा साहब की बदनामी का ख्याल करके रुक गए। अभी राजभवन में ही थे कि मुंशी जी अपना पुराना तहसीलदारी के दिनों का ओवरकोट डाले मोटर कार से उतरे और उन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए थे? अपने लिए कुछ नहीं कहा? चक्रधर, अपने लिए क्या कहता? सुनता हूँ रियासत में बड़ा अंधेर मचा हुआ है। व्रजधर, यह सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर आसामियों को भड़का रहे हैं। इन्हीं लोगों की सह पाकर वे सब शेर हो गए हैं। नहीं तो किसी की मजाल न थी कि छू करता। न जाने तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है। चक्रधर, हम लोग तो केवल इतना ही चाहते हैं कि आसामियों पर सख्ती न की जाए, और आप लोगों ने उसका वादा भी किया था। फिर मारधाड़ क्यों हो रही है? व्रजधर, इसलिए कि आसामी से कह दिया गया है कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते। जिसकी खुशी हो दे, जिसकी खुशी हो ना दे। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। नशे का जोश ताकत नहीं है, ताकत वह है जो अपने बदन में हो।
जब तक प्रजा खुद संभलेगी कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तुम कहाँ कहाँ पर उनका हाथ रखते फिरोगे। चौकीदार से लेकर बड़े हकीम तक सभी उसके दुश्मन हैं। मान लो हमने छोड़ दिया, मगर थानेदार है, पटवारी है, कानूनगो है, माल के हुक्काम है, सभी उनकी जान के गाहक हैं। तुम फकीर बन जाओ, सारी दुनिया तो तुम्हारे लिए संन्यास न लेगी। तुम आज भी अपने आदमियों को बुला लो। अब तक तो हम लोग उसका लिहाज करते आए हैं, लेकिन रियासत के सिपाही उससे बेहतर बिगड़ते हुए हैं। ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहाँ से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चले, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में न आता था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित से मालूम होते हैं। घर में तो सब कुछ कुशल है। चक्रधर हाँ, कोई बात नहीं। लाओ देखूं तुमने क्या काम किया है। मनोरमा आप मुझसे छिपा रहे हैं। आप जब तक न बताएंगे मैं कुछ न पढ़ूंगी। आप तो यूं ही कभी मुरझाए न रहते थे। चक्रधर क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी फेरते से बाज नहीं आते। अपनी दुर्दशा पर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। जिससे लड़ना चाहिए उसके तो तलवे चाटते हैं, और जिससे गले मिलना चाहिए उसकी गर्दन दबाते हैं। और यह सारा जुल्म हमारे पढ़े लिखे भाई ही कर रहे हैं। जिसे कोई अख्तियार मिल गया वह फौरन दूसरे को पीस कर पी जाने की फिक्र करने लगता है। विद्या ही से विवेक होता है, पर जो रोग असाध्य हो जाता है तो दवा उस पर भी विष का काम करती है। हमारी शिक्षा ने हमें पशु बना दिया है। राजा साहब की जात से लोगों की कैसी कैसी आशाएं थी, लेकिन अभी गद्दे पर बैठे 6 महीने भी न हुए हैं और उन्होंने भी पुराना ढंग अख्तियार कर लिया है। प्रजा से डंडों के जोर से रुपए वसूल किए जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनता। सबसे ज़्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा, आप आसामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी न दे। कोई देगा ही नहीं तो ये लोग कैसे ले लेंगे। चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तुम मेरी जगह होती तो आसामियों को मना कर देती। मनोरमा अवश्य खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार राजा के आदमियों को कोई एक भी पैसा न दे। मैं तो राजा के आदमियों को इतना पिटवाती कि फिर इलाके में जाने का नाम ही न लेते। चक्रधर ने फिर हंसकर कहा, और दीवान साहब से क्या कहती। मनोरमा उनसे भी यही कहती कि आप चुपके से घर चले जाइए, नहीं तो अच्छा न होगा। आप मेरे पूज्य पिता हैं, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको दूसरों का खून न चूसने दूंगी। गरीबों को सताकर अपना घर भर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। वीर तो तब बखानूं जब सबलों से ताल ठोकिए। अभी गोरा आ जाए तो घर में दुम दबा कर भागेंगे। इस वक्त जबान न खुलेगी। उससे जरा आंखें मिलाइए तो देखिए ठोकर जमाता है या नहीं। उससे तो बोलने की हिम्मत नहीं। बेचारे दीनों को सताने फिरते हैं। यह तो मरे हुए को मारना हुआ। हुकूमत इसे नहीं कहते। यह चोरी भी नहीं है, यह केवल मुर्दों और गीत का तमाशा है। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते। मनोरमा तो खफा हो जाते। किसी से खफा होने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़े ही डाला जाता है। अगर आज वह आ गए तो मैं भी आप ही का जिक्र करूंगी। यह कहते कहते मनोरमा कुछ चिंतित सी हो गई थी और चक्रधर भी विचार में पड़ गए। दोनों के मन में एक ही भाव उठ रहे थे, इसका फल क्या होगा। वह सोचती थी, कहीं राजा जी ने गुस्से में आकर बाबूजी को अलग कर दिया तो। चक्रधर सोच रहे थे, यह शंका मुझे क्यों इतना भयभीत कर रही है। इस विषय पर फिर कुछ बातचीत न हुई, लेकिन चक्रधर वहाँ से पढ़ाकर तो चले, तो उसके मन में हो रहा था, क्या क्या अब मेरा आना उचित है। आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंशतल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छिपे हुए थे जिन्हें यहाँ न रहना चाहिए था।
रोग जब तक कष्ट न दे तब उसकी परवाह नहीं करते। बालक की गालियाँ हंसी में उड़ जाती है, लेकिन सयाने लड़के की गालियाँ कौन सहेगा।